हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनीता मोदी अर्थशास्त्र की सह आचार्य आज आपको सामान्य और आंशिक संतुलन के बारे में बता रही हूँ। अर्थव्यवस्था में संतुलन की चर्चा हर जगह होती है, जैसे उपभोक्ता का संतुलन, फर्म का संतुलन, उद्योग का संतुलन, संतुलन कीमत, संतुलन विनिमय की दर आदि। संतुलन का महत्व इसलिए नहीं है कि वास्तव में प्राप्त होता है, बल्कि इसलिए है कि इसकी तरफ जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अर्थात जैसे किसी भी वस्तु की मांग उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां मांग की मात्रा पूर्ति के बराबर हो जाती है, उसे संतुलन कीमत कहते हैं। और किसी भी कारण से यदि संतुलन कीमत भंग हो जाती है और वह बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में ऊंची कीमत पर पूर्ति अधिक हो जाएगी और मांग कम हो जाएगी। चूँकि पूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक होगी, इससे कीमत में घटने की प्रवृत्ति लागू होगी और पुनः पहले वाली स्थिति कायम हो जाएगी, अर्थात वस्तु की मांग वस्तु की पूर्ति के बराबर हो जाएगी। तो एक बार यदि संतुलन की स्थिति भंग होने पर आर्थिक इकाइयाँ यदि उससे दूर चलती जाती है, तो उसे हम अस्थिर संतुलन कहते हैं। जबकि स्थिर संतुलन के अंतर्गत हमेशा संतुलन की स्थिति बनी रहती है और वो गतिमान रहती है। तो हम दो प्रकार के संतुलन की चर्चा करेंगे, एक आंशिक संतुलन और दूसरा विशेष सामान्य संतुलन। सबसे पहले हम आंशिक या विशेष संतुलन के बारे में बताते हैं। लेफ्टिविच के अनुसार आंशिक संतुलन उस संतुलन को कहते हैं जो एक व्यक्तिगत इकाई या अर्थव्यवस्था के एक उपभाग को बाहर से उसके दिए हुई दशाओं के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। तो इसके अंतर्गत दो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। पहली चीज़, आंशिक संतुलन के अंतर्गत केवल एक व्यक्तिगत इकाई जैसे व्यक्तिगत उपभोक्ता, व्यक्तिगत फर्म आदि का संतुलन होता है, या अर्थव्यवस्था के एक उपभाग का जैसे एक उद्योग, सूती उद्योग, इस्पात उद्योग आदि का संतुलन होता है। दूसरी चीज़, इसके अंतर्गत आर्थिक इकाइयों के लिए कुछ दशाएं दी हुई होती है, दैट इज़ ऑलरेडी गिवन। उसके अनुसार व्यक्तिगत इकाई को अपना समायोजन एडजस्टमेंट करना होता है। तो अर्थव्यवस्था के जब एक उपभाग या व्यक्तिगत किसी भी इकाई का संतुलन हम देखते हैं, तो उसे आंशिक या विशेष संतुलन कहते हैं। अब हम देखते हैं आंशिक संतुलन कब उपयुक्त रहता है। आंशिक संतुलन, जैसा कि मैंने आपको रेखा चित्र में बताया है, दो दशाओं में ही उपयोगी माना जाता है। पहली, जब आर्थिक हलचल एक फर्म या एक उद्योग तक ही सीमित रहते हैं, जैसे किसी फैक्ट्री में श्रमिकों ने हड़ताल कर दी, तो उस हड़ताल का प्रभाव उस फर्म तक, उस फैक्ट्री तक ही सीमित रहेगा, तो उसका अध्ययन हम आंशिक संतुलन के अंतर्गत करेंगे। दूसरा, जब हमें किसी आर्थिक हलचल के प्रथम क्रम के प्रभाव का ही अध्ययन करना हो, तो ऐसी स्थिति में भी आंशिक संतुलन की विधि ही उपयुक्त अप्रोप्रिएट रहती है। तो हम देखते हैं, जब भी कोई भी चेंज किया जाता है, तो उसका पहला प्रभाव, फर्स्ट जो इफ़ेक्ट है जिस उद्योग पर पड़ता है, उसे हम फर्स्ट ऑर्डर इफ़ेक्ट्स कहते हैं। जैसे सरकार युद्ध की सामग्री बढ़ाने का निर्णय लेती है, तो उसका सबसे पहले प्रभाव लोहा व इस्पात उद्योग पर होगा और उनकी मांग बढ़ेगी। तो इसका मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर इफ़ेक्ट्स हैं वो लोहा और इस्पात उद्योग पर पड़ेगा। उसका अध्ययन करने के लिए हम आंशिक विधि का उपयोग करेंगे। अब हम चर्चा करते हैं सामान्य संतुलन का। सामान्य संतुलन उस समय स्थापित होता है जब सभी व्यक्तिगत इकाइयाँ तथा अर्थव्यवस्था के सभी उपभाग एक साथ आंशिक संतुलन की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। तो सामान्य संतुलन की जो कंसेप्ट है, अवधारणा है, उसमें सभी आर्थिक इकाइयों की पारस्परिक निर्भरता, अंतःनिर्भरता, इंटरडिपेंडेंस स्पष्ट होती है। तो प्रोफेसर बालरा, जिया हिक्स, लियोन्टिफ, सैमुअल्सन आदि ने सामान्य संतुलन की व्याख्या की है और इसमें गणित का उपयोग व्यापक रूप से किया गया है।
सामान्य संतुलन के दो उद्देश्य हैं। पहली चीज़, इससे अर्थव्यवस्था को संपूर्ण रूप से, समग्र रूप से देखने का अवसर मिलता है, जो सैद्धांतिक दृष्टिकोण से बहुत ही लाभप्रद है। दूसरा, इसकी सहायता से हम आर्थिक हलचल के प्रथम क्रम, द्वितीय क्रम और तृतीय क्रम, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर व अन्य उच्च क्रम के प्रभावों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अर्थात सामान्य संतुलन की सहायता से हम एक आर्थिक परिवर्तन के अंतिम प्रभाव तक पूरी तरह से जा सकते हैं, जो कि आंशिक संतुलन में संभव नहीं है। तो कोई भी नीति अपनाई जाती है तो उसके यदि समग्र प्रभाव हमें देखने हैं तो उसके लिए हमें सामान्य संतुलन की विधि को, अप्रोच को अपनाना होगा। जैसे सरकार सब्सिडी घटाती है फर्टिलाइजर्स पर, उर्वरकों पर यदि सब्सिडी घटाई जाती है तो उसके प्रभाव कैसे होंगे, इसके लिए हमें समग्र रूप से देखना पड़ेगा कि इससे उसकी मांग कितनी बढ़ेगी, उत्पादन पर कितना प्रभाव पड़ेगा, बाजार कीमतों पर कितना प्रभाव पड़ेगा, कीमत सूचकांकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सरकार को कितना वजन बाहर उठाना पड़ेगा, बजट घाटा कितना बढ़ जाएगा। ये सारे हम यदि फैक्ट्स एक साथ देखते हैं तो उसको हम सामान्य संतुलन के अंतर्गत देखते हैं। तो अभी हमने दो प्रकार के संतुलन की चर्चा की, पहली सामान्य संतुलन और दूसरा आंशिक संतुलन। दोनों में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को हमने बताया। अब हम लोग कुछ प्रमुख समष्टि मूलक मापक आपको बता रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक मेजरमेंट्स। इसके अंतर्गत सबसे पहले देखिए वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति। दो तरह की सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति है, एक मौद्रिक और दूसरी वास्तविक। मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति अर्थव्यवस्था की एक वर्ष में उत्पादित प्रचलित मूल्यों पर उत्पादन का प्रचलित मूल्यों पर माप किया जाता है। इसके अंतर्गत केवल हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को लेते हैं ताकि दोहरी गणना से बचा जाए। तो मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति के अंतर्गत हम किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को उनके प्रचलित करंट प्राइसेस से गुणा करते हैं तो हमें मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति प्राप्त होती है। नेक्स्ट है वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति। जब हम मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति में कीमत सूचकांक का भाग दे देते हैं तो हमें वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति प्राप्त हो जाती है। वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति के आधार पर ही हम ये बता सकते हैं कि विभिन्न समय अवधियों के दौरान देश में कितनी आर्थिक प्रगति हुई है, देश का कितना आर्थिक विकास हुआ है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम कीमत प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। नेक्स्ट है सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति का डिफ्लेक्टर, जीएनपी डिफ्लेक्टर। यदि मौद्रिक जीएनपी में वास्तविक जीएनपी का भाग दे दिया जाए तो हमें जीएनपी या सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति का डिफ्लेक्टर प्राप्त होता है। इस प्रकार से यह एक कीमत सूचकांक होता है जो कि सामान्य कीमत स्तर को मापता है। इसे इम्प्लिसिट प्राइस इंडेक्स भी कहा जाता है। तो हमने दो प्रकार की चर्चा की, एक मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति और उससे हम किस प्रकार से वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति पर पहुंच सकते हैं, और इन दोनों से ही जुड़ा हुआ एक और हमने मापक देखा है, दैट इज़ कॉल्ड सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति का डिफ्लेक्टर। तो ये चीज़ें आज हम लोगों ने देखी है। अब हम लोग एक नया टॉपिक और देख रहे हैं, वो है क्लासिकल केंजियन व नव क्लासिकल नव केंजियन विचारधारों का संक्षिप्त में परिचय हम लोग देख रहे हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में क्लासिकल, केंजियन, नव क्लासिकल और नव केंजियन आदि विचारधाराओं का बहुत योगदान रहा है। तो इन सबकी विचारधाराओं से भी परिचित होना आवश्यक है। हम बहुत ही संक्षिप्त में इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्लासिकल विचारधारा। क्लासिकल विचारधारा के मुख्य अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, रिकार्डो, मिल
मार्शल व पीगू माने गए हैं। इस विचारधारा की मुख्य बातें निम्नलिखित है। इनके अनुसार कीमतें और मजदूरी पूर्णतया लोचदार होती है। बाजार के जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको कीमतों के बारे में पूरी नॉलेज जानकारी होती है। श्रम और वस्तु बाजार में सदैव संतुलन पाया जाता है। दूसरी चीज, श्रम की मांग और पूर्ति दोनों का निर्धारण वास्तविक मजदूरी से होता है और इसके आधार पर ही रोजगार की मात्रा का निर्धारण होता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है अर्थव्यवस्था के उत्पादन फलन प्रोडक्शन फंक्शन के दिए होने पर रोजगार की मात्रा उत्पत्ति का निर्धारण करती है। उत्पादन फलन टेक्नोलॉजी, पूंजीगत स्टॉक, जनसंख्या, उत्पादकता आदि पर निर्भर करती है। इसलिए उत्पत्ति पूर्णतया रियल फैक्टर्स वास्तविक तत्वों के द्वारा निर्धारित होती है और यही तत्व समग्र मांग की अपेक्षा समग्र पूर्ति को अधिक प्रभावित करते हैं। क्लासिकल विचारधारा में चूंकि वेजेस को पूर्णतया लोचदार माना गया है, परफेक्टली इलास्टिक माना गया है, इसलिए हमेशा अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है। जैसी मजदूरों की मांग उनकी पूर्ति की अपेक्षा अधिक है तब मजदूरी बढ़ जाएगी और इसके विपरीत यदि मजदूरों की मांग उनकी पूर्ति की अपेक्षा कम है तो मजदूरी कम हो जाएगी और अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार पाया जाएगा। और क्लासिकल अर्थशास्त्री ये मान के चल रहे थे कि अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। बाजार फोर्सेस स्वतः ही अर्थव्यवस्था में सामने का निर्धारण कर देते हैं। ये हमने देखा है क्लासिकल अर्थशास्त्री। अब हम लोग देख रहे हैं केन्स की विचारधारा। केन्स ने क्लासिकल विचारधारा के जो भी निष्कर्ष थे, जो भी मान्यताएं थी, उनको चुनौती दी और 1930 की महान मंदी के दौरान उन्होंने मंदी को दूर करने के लिए सार्वजनिक व्यय और निजी निवेश को बढ़ाने पर जोर दिया। और इस प्रकार से जहां क्लासिकल अर्थशास्त्री गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की सरकारी हस्तक्षेप के समर्थक नहीं थे, वहीं केन्स अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप को प्रमुख बल दिया गया। केन्स की विचारधारा के मुख्य तत्व निम्नलिखित है। सबसे पहले उन्होंने अपना ध्यान समग्र मांग एग्रीगेट डिमांड पर केंद्रित किया। उन्होंने एग्रीगेट सप्लाई की अपेक्षा एग्रीगेट डिमांड को अधिक महत्व दिया और एग्रीगेट डिमांड के प्रमुख तत्व रहे उपभोग, निवेश और सरकारी व्यय। ये एग्रीगेट डिमांड के निर्धारक तत्व हैं। नेक्स्ट विशेषता है, केन्स ने बताया कि अर्थव्यवस्था में जो बेरोजगारी पाई जाती है वो समग्र मांग की कमी के कारण पाई जाती है। अतः बेरोजगारी को दूर करने के लिए समग्र मांग को बढ़ाया जाना चाहिए। तीसरा उन्होंने बताया कि लेबर मार्केट में इक्विलिब्रियम पूर्ण रोजगार के कम स्तर पर भी अर्थात बेरोजगारी की स्थिति पर भी हो सकता है। अतः जहां क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने बताया था कि संतुलन हमेशा पूर्ण रोजगार पर होता है, वहीं केन्स ने इस चीज़ को बताया कि बेरोजगारी की स्थिति में भी संतुलन संभव है। नेक्स्ट, केन्स ने बेरोजगारी और पूर्ण रोजगार दोनों प्रकार की दशाओं पर, दोनों प्रकार की कंडीशंस पर चर्चा की, इसलिए उनका सिद्धांत है वो सामान्य सिद्धांत कहा जा सकता है। और लास्ट और इम्पॉर्टेंट, केन्स ने सरकारी हस्तक्षेप गवर्नमेंट इंटरवेंशन पर जोर दिया और उन्हें कहा कि अर्थव्यवस्था को मंदी और बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने में सरकारी हस्तक्षेप की प्रमुख भूमिका हो सकती है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं नव क्लासिकल विचारधारा। इस विचारधारा 1970 में विकसित हुई और 1980 में इस विचारधारा का प्रभाव काफ़ी बढ़ गया था। इस विचारधारा के प्रमुख अर्थशास्त्री रॉबर्ट लुकास, थॉमस सार्जेंट, रॉबर्ट बोरो, एडवर्ड प्रेस्कॉट, नील वॉलेस आदि हैं। इनकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इन नव क्लासिकल विचारधारा की मुख्य चीज़ ये थी कि उनका कहना था कि प्रत्येक आर्थिक इकाई का लक्ष्य अधिकतम मैक्सिमाइजेशन को प्राप्त करना है। जैसे परिवार अपने DVI से उपयोगिता को अधिकतम करना चाहती है,
फर्म अपने दिए हुए लागत व्यय करके लाभ को अधिकतम करना चाहती है। तो उनका कि प्रत्येक जो आर्थिक इकाई है उसका लक्ष्य, उसका ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन, अधिकतमकरण करना है। दूसरा, वो ये मान के चले थे कि एक्सपेक्टेशंस आर रेशनल, प्रत्याशाएं कैसी विवेकपूर्ण होती है, अर्थात प्रत्येक आर्थिक इकाई उपलब्ध सूचना का उपयोग करके भविष्य के बारे में सर्वश्रेष्ठ अनुमान लगाने की कोशिश करती है। अर्थात सरकार अपनी नीति में कोई भी परिवर्तन करती है तो उसके आधार पर आर्थिक इकाइयाँ अनुमान लगा सकती है कि ऐसा क्यों किया गया है और तद अनुरूप समायोजन कर लेती है। और नेक्स्ट उनकी विशेषता है कि मांग और पूर्ति, इनमें संतुलन के लिए मजदूरी और कीमतों में परिवर्तन के माध्यम से किया जा सकता है। अर्थात मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि मजदूरी और कीमतों में समायोजन हो। इस प्रकार से नव क्लासिकल विचारधारा की 3 मुख्य विशेषताएं रही। पहली चीज, प्रत्येक आर्थिक इकाई अपने लक्ष्य को अधिकतम करना चाहती है। दूसरी, जो भी एक्सपेक्टेशन से दे आर रेशनल, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति उपलब्ध सूचना के आधार पर सर्वश्रेष्ठ अनुमान लगाने की कोशिश करता है। और तीसरी चीज, कीमतें और मजदूरी में समायोजन करके मांग और पूर्ति में साम्य स्थापित किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट है नव केंजियन विचारधारा। यह विचारधारा समष्टि अर्थशास्त्र की सबसे प्रभावशाली विचारधारा मानी गई है और 1980 के दशक में इसका योगदान काफ़ी बढ़ गया था। इस विचारधारा के मुख्य अर्थशास्त्री एकल लॉफ, येलन, डेविड रॉमर, ग्रेगरी मैनकीव, लेरी समर्स और बेन बनार्की है। इस विचारधारा की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। पहली चीज़, बाजार सदैव संतुलन स्थापित नहीं कर सकती। ये आवश्यक नहीं है कि बाजार हमेशा संतुलन में रहें, ये कभी विफल भी हो सकते हैं, जिसके कारणों पर ये प्रकाश डालते हैं। विफलता के कारण क्या रहे उसको समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी उनकी विशेषता ये है कि कीमतों की अनम्यताओं, रिजिडिटीज, इनफ्लेक्सिबिलिटीज के कारण उत्पत्ति में उतार और चढ़ाव आते रहते हैं। कीमतें जरूरी नहीं हैं कि फ्लेक्सिबल हो, दे कैन बी रिजिड, अर्थात वो बढ़ सकती है, उनको कम करना मुश्किल होता है। तो ऐसी स्थिति में उत्पत्ति और रोजगार में फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। जैसे कि मजदूरी कम करने से श्रम की लागत तो कम हो सकती है, लेकिन श्रम की जो क्वालिटी है दैट कैन डिटोरिएट, वो घट सकती है। इसलिए फर्में प्राय मजदूरी कम करने को तत्पर नहीं होती। और उनका ये भी मानना था कि मजदूरी और कीमतें इतनी लोचदार नहीं होती कि उससे हम बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर सकें। तो ये नव केंजियन अर्थशास्त्र की विचारधारा की मुख्य बातें हैं। तो इस संपूर्ण विश्लेषण से स्पष्ट है कि समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र पूर्वापेक्षा काफ़ी व्यापक हो गया है। नेक्स्ट क्लासेज में हम इन विचारधाराओं पर व्यापक चर्चा करेंगे। धन्यवाद।